लो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही लाजवाब, शानदार, बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 जीव विज्ञान के कुछ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है ना मेरे दोस्त। आप वीडियो को लाइक करिए या ना करिए, लेकिन आप वीडियो को बस एक बार केवल पूरा देख लीजिएगा। तो मेरे दोस्त, चलिए नो बकवास, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है, पारजीवी जंतु क्या होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन 2014, 16, 17, 18, 19, 20 और 22 ने लगातार दोस्तों काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो मेरे दोस्त, इस बार भी आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, तो आप इसको छोड़िएगा मत, तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों इस बार 2024 के बोर्ड एग्जाम में आपको गर्दा गर्दा पुर्जा पुर्जा उसका खोल के निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है उसका उत्तर हम जान लेते हैं कि पारजीवी जंतु होते क्या हैं। तो ऐसे जंतु जिनके डीएनए में एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है, उसी को हम पारजीवी जंतु कहते हैं। अब हम समझेंगे दोस्तों कि पारजीवी जंतु एक प्रकार का ऐसा जंतु होता है, ठीक है ना, जिसका जो डीएनए होता है उसके डीएनए को हम हटा के, ठीक है, कोई दूसरा डीएनए हम क्या कर देंगे, वहाँ पर लगा देंगे, तो उसी को हम पारजीवी जंतु कहते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप बहुत ही कम शब्दों में आप आसान तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए मैंने यहाँ पर केवल एक ही लाइन में आपको बता दिया है कि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो पारजीवी जंतु ऐसे जंतु होते हैं जिनके डीएनए को चेंज कर दिया जाता है, यानी उनके डीएनए के स्थान पर कोई दूसरा डीएनए रख देते हैं, तो उसी को हम पारजीवी जंतु या ट्रांसजेनिक जंतु भी हम इसे कहते हैं। दोस्तों, उदाहरण है डाली नामक भेड़। डाली नामक एक भेड़ होती है, ठीक है ना, जिसमें ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो इसीलिए डाली नामक भेड़ क्या है, एक पारजीवी जंतु है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अच्छे से समझ गए होंगे और आपको लगभग ये क्वेश्चन याद भी हो गया होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, बायो पायरेसी किसे कहते हैं, ठीक है ना। एक होता है बायो पायरेसी किसे कहते हैं। दोस्तों, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आप देख सकते हैं दोस्तों, लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो अब हम इसको जान लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। मल्टीनेशनल कंपनियों, ठीक है ना, जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं वह दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से के बिना अनुमति के बिना जब जैव संसाधन का उपयोग करना ही बायोपायरेसी कहलाता है। दोस्तों, हम बहुत ही आसान तरीके से इसको समझ लेते हैं कि जब किसी संगठन, किसी राष्ट्र या उससे संबंधित किसी लोग, जब उनकी अनुमति के बिना ही जब हम जैव की जो जैविक संसाधन है, जब हम उनका उपयोग करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हीं को हम बायोपायरेसी कहते हैं, ठीक है ना मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। जब किसी कंपनी, किसी संगठन, कोई संस्था, कोई व्यक्ति की अनुमति लिए बिना ही जब हम जैव संसाधन का प्रयोग, जैव संसाधन क्या होते हैं तो जो जैविक होते हैं, जीवों से प्राप्त होते हैं, संसाधन का मतलब उपयोग होता है, संसाधन का मतलब जिसका हम उपयोग करते हैं, लेकिन जब हम बिना किसी अनुमति के उपयोग करते हैं तो उसी को हम बायोपायरेसी कहते हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त। आशा करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, तप्त स्थल या फिर हॉट स्पॉट किसे कहते हैं। दोस्तों, ये वो वाला हॉट स्पॉट नहीं है जो आपके फ़ोन में होता है कनेक्ट करने वाला, ठीक, वो नहीं है ये, ठीक है ना दोस्तों। ये क्वेश्चन 2022 में भी आया हुआ था, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि हॉट स्पॉट क्या होता है, ठीक है ना। तप्त स्थल किसे कहते हैं। तो वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता संकट में होती है, ठीक है ना दोस्तों। ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जो जैव विविधता होती है वो क्या होती है, संकट में होती है। इसका मतलब क्या है, यानी कोई ऐसा एरिया है मान लीजिए, ठीक है ना, जहाँ पर कोई जीव जंतु पल नहीं रहे हैं,
उनकी जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, तो उसी को हम तप्त स्थल कहते हैं। तप्त का मतलब क्या है? वो तपा हुआ स्थान है। अगर कोई स्थान तपा रहा है, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर कोई जीव जंतु नहीं रहेंगे, मर जाएंगे, ठीक है ना। और धीरे धीरे उनकी प्रजाति भी लुप्त हो जाएगी। तो कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ की जो विविधता संकट में होती है, उसी को हम तप्त स्थल कहते हैं। दोस्तों, आई होप बहुत ही आसान तरीके से आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और शायद आपको वीडियो में याद भी हो रहा होगा, अगर आप बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वंशागत के क्रोमोसोमवाद। क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? गुणसूत्र। तो वंशागत का जो गुणसूत्रवाद होता है, उसको किसने दिया था? तो इसको दिया था सटन और बाबेरी ने। किसने दिया था मेरे दोस्त? सटन और बाबेरी ने गुणसूत्रवाद को दिया था। ठीक है दोस्त, तो ये हो गए 4 क्वेश्चन। चलिए आगे अब हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आभासी फल क्या होता है? इसके 2 उदाहरण दीजिए। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन 2022 में आया था, लेकिन डिफिनेशन लिखने के लिए नहीं आया था दोस्तों, ये एग्जाम्पल आया था कि सेब एक कैसा फल है, ठीक है ना। 2022 में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मेरे दोस्त, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, फल 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक फल और आभासी फल। ठीक, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आभासी फल आखिर क्या होता है। तो अंडाशय के बिना या अंडाशय से बिना निर्मित फल को आभासी फल कहते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जितने सभी फल बनते हैं वो अंडाशय से बनते हैं। उनका निषेचन होता है तभी वो बनते हैं, या नए संतति की उत्पत्ति होती है, नए पौधे की उत्पत्ति होती है, तो अंडाशय से होता है। लेकिन जब अंडाशय के बिना ही, ठीक है ना, जब अंडाशय का उपयोग नहीं होता, उसके बिना ही जब फल बन जाता है, तो उसी को हम आभासी फल कहते हैं। सेब हो गया और स्ट्रॉबेरी हो गया, ठीक है ना। लीची और सेब जो हैं वो क्या है? आभासी फल हैं। और एक होता है वास्तविक फल। तो जब अंडाशय से फल बनता है तो उससे वास्तविक फल, जितने सभी फल हैं, संतरा मतलब जितने सभी फल हैं, केला, ये सभी क्या हैं? वास्तविक हैं। लेकिन सेब और स्ट्रॉबेरी क्या हैं? आभासी फल हैं, या फिर काल्पनिक फल इन्हें हम कह सकते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्तों। तो अंडाशय से जब बिना क्या हो जाए, अंडाशय के बिना ही जब फल बन जाए तो उसे आभासी फल कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन या फिर द्विव निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जितनी बार बोलूँ ना उतना ये कम है, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि द्विव निषेचन क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि द्विव निषेचन की खोज किसने की थी। तो द्विव निषेचन की खोज नामाश्चिन नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में की थी। ठीक है ना मेरे दोस्तों। यहाँ पर आपसे पूछा नहीं है खोज, लेकिन अगर आप लिख देंगे दोस्तों, तो जो एग्जामिनर है ना आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर में पूछेगा तो आपको आधा नंबर इसमें देगा, 1.5 इसमें देगा, 2 नंबर आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। और अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इसकी खोज नामाश्चिन 1898। अब हम जान लेते हैं कि आखिर द्विव निषेचन क्या होता है। इसका नाम दोस्तों क्या है? द्विव। द्विव का मतलब 2, निषेचन का मतलब निषेचन। तो जब निषेचन 2 बार होता है तो उसी को द्विव निषेचन। सिंपल सा दोस्तों, आसान सा है, लेकिन एक बार इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। पराग नलिका से होता हुआ 2 परागकण आता है। जो पराग नलिका होती है उससे 2 परागकण ऐसे आता है, और जब यह अंडकोशिका में यहाँ पर जब पहुँचता है ना, तो यह केंद्रक से निषेचन करता है। 2 केंद्रक क्या 2 परागकण ऐसे आते हैं। आने के बाद ये अंडकोशिका में उपस्थित जो केंद्रक होता है उससे एक बार करता है, तो एक बार तो हो गया निषेचन। और इसे हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक निषेचन। जब केंद्रक से किया निषेचन तो उसे हम केंद्रक निषेचन कहते हैं। और जब एक केंद्रकीय कोशिका में से निषेचन करता है, यानी एक बार केंद्रक में किया, ठीक है ना, तो यहाँ पर पहले से 2 होते हैं, एक बार आगे 3 हो गया। एक बार यहाँ पर किया था तो अंड कोशिका में एक बार, तो एक बार अंड कोशिका में और एक बार केंद्रक में, तो निषेचन कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। तो इसीलिए इसे हम द्विव निषेचन कहते हैं। अब दोस्तों, एक बार इसको हम आसान से मैं आपको बता दूं, द्विव निषेचन की खोज नामाश्चिन ने की थी 1898 में, ठीक है ना। 2 परागकण क्या है? पराग नलिका से होते हुए आते हैं, और एक बार ये अंडकोशिका में निषेचन होता है, और दूसरी बार कहाँ पर? केंद्रक में होता है, और इसलिए यहाँ पर निषेचन 2 बार हुआ है, इसीलिए इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही आसान तरीके से ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। क्या है मेरे दोस्त, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक, कम शब्दों में, ताकि आपको वीडियो में ही याद हो जाए। तो टर्नर सिंड्रोम वह सिंड्रोम होता है जिसमें गुणसूत्र की संख्या 44 प्लस एक्स कितना होती है, 45 होती है। ठीक है ना दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि हम सभी में जो सभी होते हैं उनमें गुणसूत्र की संख्या होती है 46, लेकिन ऐसे व्यक्ति, ठीक है ना, जो टर्नर सिंड्रोम से मतलब उनमें रोग होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है, उनमें 44 तो सेम होते हैं, लेकिन उनमें एक वाई नहीं होता। अगर यहाँ पर एक्स वाई होता है तो क्या हो जाता है, वो क्या होता है, वो लड़का हो जाता है। तो यहाँ पर वाई होता तो कितना हो जाता, 44, 45 और 46 है। लेकिन यहाँ पर वाई होता नहीं, किसमें, टर्नल सिंड्रोम में। टर्नल सिंड्रोम में केवल 44 प्लस एक्स होते हैं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। लक्षण क्या है, तो इनके कद हमेशा छोटे होते हैं। जिनमें टर्नल सिंड्रोम होता है उनका कद छोटा होता है, और स्त्रियाँ क्या होती है, बाजपन होती हैं। अगर यहाँ पर एक एक्स होता तो क्या लड़की बन जाती, क्योंकि एक्स एक्स का लड़की हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ना तो वाई है ना तो एक्स है, तो यहाँ पर केवल एक ही एक्स है, यानी स्त्री के गुण हैं, एक्स है लेकिन बहुत कम है। तो स्त्री क्या होती है, बाजपन होती है, उसके अंदर बाज होता है, यानी कि वो कभी भी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। ठीक है ना। तो ये होता है टर्नल सिंड्रोम, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 45। आपसे दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ लेता है कि टर्नल सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 44, 45, 46, 47। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आप दोस्तों 45 टिक कर देंगे। दोस्तों आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1 नंबर में आपसे पूछेगा। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यूपी में। ठीक, अब आप इससे को याद कैसे करेंगे, तो कौन सा राज्य है भारत में जहाँ पर सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है, तो यूपी में। तो यूपी यानी कि दूध ज़्यादा होता है, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जिले में, लखीमपुर खीरी जिले में। ठीक है ना मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं। दोस्तों एग्जाम जो हमें है क्या है, इनका डेफिनेशन पूछता है और ये भी पूछ लेता है कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क आखिर क्या होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव पारिस्थितिकी तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए सुनिश्चित है। यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान होता है ना, वो जितने सभी वन्य जीव होते हैं, जितने सभी पारिस्थितिक तंत्र होता है हमारा, उन सभी को क्या करता है, ये सुरक्षित रखता है। यानी कि राष्ट्रीय उद्यान एक प्रकार का एक ऐसा उद्यान एक टाइप का होता है, पार्क बगीचे टाइप का होता है, जिसमें सभी जीव क्या होता है, सुरक्षित रहते हैं। अभ्यारण्य क्या होता है, तो यह केवल वन्य जीवों के लिए होता है। यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों के लिए होता है, लेकिन जीव अभ्यारण्य यहाँ पर क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य, इसमें केवल जीव होंगे और इसमें दोनों होंगे। ठीक, तो मेरे दोस्त आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही बेहतरीन